तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिले। ठीक है, तो इस रिले में हम पहले जान लेते हैं कि ये रिले है क्या, इसका यूज क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप ये जो आपका डायग्राम देख रहे हो, ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में देखना आपको एक आपका पावर सिस्टम दिख रहा होगा। तो ये जो देख रहे हो आप GS मतलब जनरेटिंग स्टेशन बोल सकते हो या फिर जनरेटर सेक्शन बोल सकते हो। फिर उसके बाद एक आइसोलेटर लगा हुआ है, ये आपका क्या है, ये आइसोलेटर है। फिर उसके नीचे क्या है, ये सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आता है आपका बस बार। ठीक है, तो आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम, जो आपका पावर सिस्टम है, उस पावर सिस्टम में सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन, देन उसके बाद एक आइसोलेटर लगा होता है, फिर उसके बाद एक सर्किट ब्रेकर लगा होता है। अब उसके बाद वो किससे कनेक्टेड रहता है, बस बार से। अब इस बस बार से आगे आपका फिर फीडर गए, ये क्या है आपका, ये है आपका फीडर, फीडर ये है आपका फीडर। तो इस फीडर से जब आपकी लाइन जा रही है तो आप देखना यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या है आपका, सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये सर्किट ब्रेकर कैसा होता है कि ये सर्किट ब्रेकर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और ये जो लाइन गई है, ये वाली लाइन जो देख रहे हो आप, है ना, ये क्या होता है, ये जाके आपका ट्रिप कॉइल से कनेक्टेड रहता है। ये से कनेक्टेड रहता है ट्रिप कॉइल से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि ये जो गया है ये किससे कनेक्टेड है, ट्रिप ट्रिप कॉइल से, रिलेइंग ट्रिप बोलते हैं इसको। तो ये आगे कहाँ कनेक्टेड है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ देख रहे होगे ये क्या है, ये आपका बैटरी है। इस बैटरी से फिर ये जो आपका ये मूविंग कॉइल है, ये क्या है आपका, मूविंग कॉइल है। मूविंग कॉइल। ठीक है, MC मूविंग कॉइल है। ठीक है, ये आगे किससे कनेक्टेड है, ये इस फीडर में आपका करंट ट्रांसफार्मर है। इस करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल है, जिसको अपन बोलते हैं रिलेइंग कॉइल, रिले ऑपरेटिंग कॉइल भी बोलते हैं, ROC, रिले ऑपरेटिंग कॉइल। ठीक है, तो क्या होता है कि इस फीडर में, ये जो आपका फीडर है, इस फीडर में कोई फॉल्ट आता है। अब वो फॉल्ट लाइन टू लाइन हो सकता है, लाइन टू ग्राउंड हो सकता, फॉल्ट आता है। तो जो हम जानते हैं कि जैसे ही फॉल्ट आता है उस केस में क्या होता है, आपकी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस करंट की वैल्यू की वजह से इस सर्किट में जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल से, ROC से, ये जो है ये आपका ROC है, इस कॉइल से जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो ये करंट कॉइल, ये जो करंट है, इसके वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा यहाँ। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये फील्ड क्या करेगा कि इस मूविंग कॉइल को, इस मूविंग कॉइल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट करेगा, इससे क्या होगा, ये ओपन था पहले, नॉर्मल ओपन था, तो वो अब क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो ये जब क्लोज हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि इसमें से करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। क्योंकि ये हमारा बैटरी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये करंट ऐसे आगे बढ़ेगा, तो ये पूरे इस पाथ में, इस पूरे पाथ में क्या होगा, आपको करंट मिलेगा। ठीक है, इसमें जब करंट मिलेगा आपको, तो क्या होगा कि इस ट्रिप कॉइल में, ये जो ट्रिप कॉइल है, इसमें भी वो करंट फ्लो होगा। जैसे ये करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा, इस जो सर्किट ब्रेकर था, मैंने अभी आपको बताया कि ये सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि ये जो सर्किट ब्रेकर में पहले ये क्या था, ये नॉर्मली क्लोज था। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन में जैसे फॉल्ट आता है तो ये क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये जब ओपन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा सर्किट ब्रेकर। तो नॉर्मली ओपन हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका जब भी फॉल्ट होगा तो ये आपका सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और आपका जो पावर सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टिव जोन में चला जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका रिले का ऑपरेटिंग सिस्टम।
कि आपके प्रोटेक्शन सिस्टम में एक रिले का क्या रोल है। ठीक है, समझ में आया ये? अब अपन क्या करेंगे कि एक प्रोटेक्टिव सिस्टम में, एक रिले में आपके पास क्या-क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसको अपन पहले जो आप देख रहे हो ये है सेलेक्टिविटी, दूसरा है आपका सेंसिटिविटी, तीसरा है सेंसिटिविटी। आपका रिलायबिलिटी और चौथा है ये फास्ट है। फास्ट मतलब स्पीड, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, पता चल रहा है फॉल्ट हो गया उसके बाद आपका रिले ऑपरेट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा है आपका, इसके बाद स्टेबिलिटी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी क्वालिटीज़ हैं, उसमें कैसा होना चाहिए एक प्रोटेक्टिव सिस्टम में, ठीक? तो अब इसको अपन डिटेल में जाएँगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है? हुँ। इसको हटाओ इमेज को हाँ सर। और दूसरा वाला मैं डाल रहा हूँ, उसको रहने देना। ठीक है सर। तो इसके बाद जो है आपका आता है, वो है कि एक आपका प्रोटेक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है? हुँ। तो एक प्रोटेक्शन सिस्टम को हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, आप आपकी स्क्रीन में देखिएगा कि वो जो है मॉनिटर कर सके कि भैया आपका पावर सिस्टम कंटिन्यूअसली सप्लाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है? और वो ये एंश्योर कर सके कि वो जो मैक्सिमम कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस दे, मतलब आपका बार-बार ये ओपन ना हो जाए, आपके कंज्यूमर्स को सर्विस पूरी मिलती रहे कंटिन्यूअसली और कहीं मिनिमम डैमेज हो। मतलब सपोज़ मान लो फ़ॉल्ट आता है तो उस फ़ॉल्ट की वज़ह से जो डैमेज है वो, उसकी जो डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है? अब चाहे वो जो ऑपरेटर है उसको डैमेज हो या आपके पावर इक्विपमेंट्स या सिस्टम है उसको डैमेज हो, दोनों मिनिमम होना चाहिए। तो अब वो मिनिमम तभी होगा जब उसमें कुछ स्पेशलिटीज़ होंगी, कुछ क्वालिटीज़ होंगे, देन ओनली आपका जो आपका जो क्या कहना चाहिए कि जो डैमेज है वो मिनिमम हो सकता है। तो वो ऐसी ऑब्जेक्टिव्स क्या होनी चाहिए उसमें, ऐसी क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है स्पीड ऑफ ऑपरेशन, दूसरा है इकोनॉमिकल। अब हाँ सर। एक-एक करके हम सभी को डिटेल में समझते हैं, ठीक है? तो इसमें देखना आपका जो पहला है, वो है स्पीड ऑफ ऑपरेशन। तो इस स्पीड ऑफ स्पीड ऑपरेशन। ऑफ ऑपरेशन में देख रहे हो आप कि जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, वो शुड एंश्योर द फॉल्ट ड्यूरेशन एंड कंसीक्वेंटली नो इक्विपमेंट विल डैमेज। मतलब उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि फॉल्ट जो है कम से मतलब वो फॉल्ट ड्यूरेशन जो है वो कितने देर के लिए है और उसकी वजह से कोई इक्विपमेंट डैमेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये कौन हुँ। एंश्योर करना है? ये जो है आपका स्पीड ऑफ जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो उसको एंश्योर करना है कि फॉल्ट जो है ना उसका मिनिमम है ड्यूरेशन और उससे कितना डैमेज। फॉल्ट क्लियरिंग इज डिलेड, तो क्या होगा अगर फॉल्ट जो क्लियर कर रहे हैं अपन, फॉल्ट को जो है अपन हटा रहे हैं, मालूम जब अपन रिमूव कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, अगर वो डिले होगा तो आपका हेल्दी जो सिस्टम है जहाँ पे फॉल्ट नहीं आया है पावर सिस्टम का, वो हिस्सा जो कि फॉल्ट से अफेक्टेड नहीं है वो भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा,
ठीक है? जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी आपका लाइव एग्ज़ाम्पल अभी कोरोना का फ़ॉल्ट कोरोना देख रहे हैं, कोरोना को अगर मैं एक फ़ॉल्ट की तरह ट्रीट करता हूँ, तो अभी जैसे आपका कोरोना का वो से क्या हो रहा है कि कोई एक कोरोना का पेशेंट है, तो उसको आइसोलेट किया जा रहा है ना? उसको हाँ सर। आइसोलेट कर रहे हैं जिससे कि वो किसी और अच्छे भले इंसान को वो वायरस ना लगा दे। सेम वैसे ही जब फ़ॉल्ट होता है, तो हमको क्या करना रहता है, उसको आइसोलेट करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को यूज़ करते हैं और ये सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ओपन करके उस फ़ॉल्टी सिस्टम को आइसोलेट कर देता है आपके हेल्दी सिस्टम से। आई बात समझ में? सेम फंक्शन हुँ, आपका जो है प्रोटेक्टिव सिस्टम का भी होता है। जैसे ही आपका फ़ॉल्ट होता है, तो उस फ़ॉल्टी सेक्शन को हमको क्या करना है, आइसोलेट करना है हेल्दी सिस्टम से। अब दूसरा है एक्चुएटिंग क्वांटिटी। तो ये एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या होती है कि ये वह पैरामीटर होता है पावर सिस्टम में, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल सिचुएशन का पता लगाते हैं। अब ये नॉर्मल और एबनॉर्मल सिचुएशन अब ये क्या होता है कि अगर हेल्दी है हेल्दी अगर कोई क्वांटिटी है सपोज़ मान लो